हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पिछला क्लास में लेक्चर हम लोग क्या देख चुके थे, थ्योरम कर चुके थे, ठीक है ना। लेक्चर के अनुसार से हम लोग सम एंगल मेड बाई अ ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस, जो कि 10.5 5वां नंबर पॉइंट था लेक्चर ओवरव्यू के अनुसार से। और उसका हम लोग उसके बाद हम लोग कुछ जैसे क्रॉसपोंडिंग एंगल, इंटीरियर एंगल और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद कुछ थ्योरम देखे थे और थ्योरम देख के हम लोग क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10.4। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ये देखते हैं हम लोग। क्या आए ना, ये तो देखेंगे ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो देखो यहाँ पे हम स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं, 5 स्टेटमेंट है, वो बताना है आपको ट्रू है या फॉल्स है, यही ना बताना है। अरे देखो ना यार, बुक में देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 यही तो बताना है। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, 5 स्टेटमेंट लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में, और बोल रहा है कि ट्रू है या फॉल्स, मतलब सही है वो स्टेटमेंट, सही लिखा हुआ या फिर गलत, या फिर सही अगर सही है या गलत है तो उसका रीज़न क्या है वो हम लोग को देना है। रीज़न भी देना है, ठीक है ना। हाँ तो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, एक पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, इफ़ टू लाइन आर इंटरसेक्टेड बाई आर ट्रांसवर्सल, इफ़ टू लाइन आर इंटरसेक्टेड बाई ट्रांसवर्सल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अगर दो लाइन दिया हुआ है, इफ़ टू लाइन आर इंटरसेक्टेड, दो लाइन है, सपोज दैट ए बी और सी डी दो लाइन है, ठीक है ना, ये दो लाइन है, और क्या बोल रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल टी से, ठीक है ना। सपोज दैट टी ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। अब हम लोग को ये पता करना है क्या वो जो क्रॉसपोंडिंग एंगल है यहाँ पे जो बन रहा है, क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन कौन होगा। क्रॉसपोंडिंग एंगल एक दूसरे में ये होता है, और फिर ये और ये होता है, ये इसके साथ ये होता है, मतलब ये सब पेयर बनते हैं, 4 पेयर बनता है क्रॉसपोंडिंग एंगल का। तो हम लोग 4 पेयर अभी देखें, तो 4 पेयर जो ये बनता है, सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो 1 और 5 एक पेयर बनता है, 2 और 6 एक पेयर बनता है, 3 और 7 एक पेयर बनता है, 4 और 8 एक पेयर बनता है, मतलब ये 4 पेयर ऐसे बनता है। तो क्या बोल रहा है, क्रॉसपोंडिंग एंगल जो बन रहा है ये पेयर 1 और 5, तो क्या ये 1 और 5 जो है एक दूसरे में इक्वल है, मतलब 1 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है, ठीक है ना, यही बोल रहा है ना। तो क्या अब देखो इक्वल कब होता है क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर, जब जो ट्रांसवर्सल पास हो रहा होता है दो लाइन से ए बी और सी डी, तो क्या होता है ए बी और सी डी पैरेलल होना चाहिए, तभी क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर इक्वल होता है, ठीक है ना। तब होता है ना, हम लोग पढ़े थे ना, पिछला लेक्चर में डिस्कस किए थे ना, क्रॉसपोंडिंग एंगल का पेयर कब इक्वल होता है, और को इंटीरियर एंगल का कब इक्वल होता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कब इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कब इक्वल होता है। तो ये सब तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, हाँ है ना। तो बस हमको यही बताना है क्या क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होता है, कोई भी दो लाइन दिया हुआ है, हम यहाँ पे नहीं बोल रहे कि ए बी और सी डी पैरेलल है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, मतलब क्या ए बी और सी डी पैरेलल नहीं है, तो क्या क्रॉसपोंडिंग एंगल जो पेयर होगा क्या इक्वल होगा, नहीं, ये तो हम लोग पढ़े थे। तो क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स तो होगा। चलो ठीक है, तो हमको रीज़न भी तो देना है, रीज़न भी तो देना पड़ेगा ना, क्वेश्चन ने तो बोला है कि वह रीज़न देने बोल रहा है। तो चलो रीज़न देखते हैं इसका क्या। वी नो दैट, चलो ये लिखते हैं, वी नो दैट फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, तो क्या लिखेंगे, द क्रॉसपोंडिंग एंगल या फिर द पेयर, क्या लिखेंगे, द पेयर ऑफ corresponding angles are, the pair of corresponding angle are equal, कब इक्वल होता है, when the lines AB and CD are parallel to each other, एक दूसरे में
पैरेलल होना चाहिए, है ना। ये तो होता है ना, वी नो दैट फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, हम लोग जानते हैं द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग आर इक्वल, द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होगा, लेकिन इसका एक रीजन है व्हेन द लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा ट्रू फॉल्स का फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि ये पैरेलल है ए बी और सी डी, बस दिया हुआ कि दो लाइन है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, तो हम अब क्या लिखेंगे, बट द लाइन ए बी एंड सी डी, लाइन ए बी एंड सी डी, but the line AB and CD, but the line AB and CD in given questions, the lines are not parallel, ठीक है ना। तो हम लोग को क्वेश्चन से पता चल रहा है कि AB और CD जो लाइन है वो एक दूसरे में पैरेलल नहीं है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल नहीं है वो, ठीक है ना। तो बस यही लिखना था, यही रीज़न, कुछ लिखना पड़ेगा अपने से, ठीक है ना। जैसे पढ़े थे बस हम लोग खुद से तो यही लिखे ना, हम लोग जैसा पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में उसी टाइप से हम लोग कुछ अपने से बना के लिख दें। तो ऐसे ही क्वेश्चन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन के अनुसार से, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हम लोग नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं ट्रू फॉल्स का। तो फर्स्ट हमारा फॉल्स निकला, अब देखते हैं सेकेंड में क्या बोल रहा था क्वेश्चन, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। उसी तरह हम लोग देखो ड्रॉ कर लिए, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री दो लाइन से, है ना, पॉइंट से ए लाइन के बीच के जो मुड़ रहा है ये एक दूसरे में मुड़ा हुआ है तो वो 90 डिग्री है बीच का एंगल, ठीक है ना। तो ये बोल रहा टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, टू लाइन्स क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, क्या बोलता है क्वेश्चन, टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन देन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तो बोल रहा है ना क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो हम लोग को ये पता करना है, तो ये कैसे पता करेंगे, तो देखेंगे हम लोग थ्योरम नंबर 8 में पढ़े थे कि टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन देन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना, ये हम लोग थ्योरम 8 में पढ़े थे। तो देखो यहाँ से हम लोग थ्योरम नंबर 8 से बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे में पैरेलल, और जब भी एक दूसरे में लाइन पैरेलल होता है, ठीक है ना, तो ऐसा कैसे हम लोग दो लाइन्स जब भी एक दूसरे में पैरेलल होता है तो उसका बीच का एंगल या फिर दोनों एक दूसरे में परपेंडिकुलर नहीं होता, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, देखो इसका ये आप लोग अच्छा पॉइंट है, इफ़ या पीछे पढ़ाएंगे पिछले लेक्चर में या फिर छूटा होगा तो नहीं पता। इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर देन आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। हमारा रीजन यही हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का। इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू, अगर दो लाइन पैरेलल ईच अदर देन आर नॉट परपेंडिकुलर टू, एक दूसरे में परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, ठीक है ना। हम लोग पहले पढ़ चुके होंगे, कोई लेक्चर में डिस्कस किए होंगे, ठीक है ना, स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं पैरेलल है, कैसे, जैसे कि देखिए ये लाइन तो यहाँ से स्ट्रेट गया, परपेंडिकुलर हो रहा है मतलब यहाँ से स्ट्रेट सीधा गया, ठीक है ना, ऐसे वैसे ऐसे 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 नहीं गया, ऐसे 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 ऐसे, अगर ऐसे ऐसे जाएगा तो डिस्टेंस यहाँ बढ़ेगा, यहाँ घटेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ घटेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ तो देखो कांस्टेंट रहेगा डिस्टेंस। अगर दो लाइन्स पैरेलल होता है तो कांस्टेंट होता है डिस्टेंस स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक, ठीक, दोनों लाइन के बीच का, है ना, जो कि यहाँ आप लोग को दिख भी रहा होगा। और ये लाइन में देखिए यहाँ कहीं घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, ऐसे तो नहीं होता है। देखिए ये लाइन पैरेलल होगा, अगर दो लाइन एक दूसरे में पैरेलल है तो परपेंडिकुलर नहीं होगा एक दूसरे में, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये नोट करके आप लोग लिख लीजिए इसको, ठीक है ना, ये पॉइंट को, शायद आगे क्वेश्चन में भी यूज आएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, और ये हमारा मतलब क्या हो गया, फॉल्स हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन देन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो अगर दो लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, हाँ देखो सेम क्वेश्चन लगभग है, क्या बोल रहा है, दो लाइन्स है कि पैरेलल है सेम लाइन के, ठीक है ना। तो सपोज दैट एक लाइन हम लोग को एक LM एक लाइन है, एक L एक लाइन है, और लाइन का नाम है A, सपोज दैट हम लोग AB रख लेते हैं, ठीक है ना। देखो AB एक लाइन है, अब क्या बोल रहा है, दो लाइन्स है जो कि
पैरेलल टू द सेम लाइन, दो लाइन है जो कि पैरेलल सेम लाइन से पैरेलल है। पैरेलल मतलब एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है ना। तो एक ये हो गया मतलब पैरेलल है, मतलब यहाँ से भी यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस स्टार्ट होगा ये डिस्टेंस वो यहाँ से बढ़ते जाएगा, इधर लेफ्ट राइट की साइड बढ़ते जाएंगे, तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है ना, या तो बढ़ना या तो ना घटना चाहिए, ठीक है ना। तो और ये भी ये डिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम ही रहना चाहिए इंडिक पॉइंट तक, ठीक है ना। तो क्या बोला, दो लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन। अगर दो लाइन्स, हमारा एक सी डी लाइन हो गया और ई एफ, तो सी डी और ई एफ दो लाइन हो गया, और जो कि पैरेलल टू द लाइन ए बी, सेम लाइन बोल रहा है मतलब ए बी हम लोग मान लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, देन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो देन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो सी डी और ई एफ लाइन क्या पैरेलल होंगे एक दूसरे में? तो हाँ ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि देखो यहाँ से जो ये डिस्टेंस है और यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब टोटल पूरा ये डिस्टेंस देखो, क्योंकि एक दूसरे में पहले तो हम लोग देख लें यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस सेम है, और यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से एकदम एंडिंग पॉइंट तक ये भी सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ना कि एक दूसरे में पैरेलल है, सी डी एंड ई एफ आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। तो एक ट्रू है, ठीक है ना। 4, क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है ना कि इफ़ टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल। देखो जैसे हम लोग पढ़े थे, दो लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल से, दो लाइन है, ये हमारा ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है ना। दो लाइन है हमारा ए बी और सी डी। अब क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल। तो सपोज दैट ए ट्रांसवर्सल को हम लोग टी मान लेते हैं, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल को हम लोग टी मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर इक्वल। ये फंडा है। अब देखो सबसे पहले तो बोला इफ टू पैरेलल लाइन, मतलब ए बी और सी डी एक दूसरे में पैरेलल, तो ये हमारा तो गिवन है ए बी पैरेलल सी डी, ये हमारा गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है ना। ए बी पैरेलल सी डी गिवन, इफ टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, ए बी और सी डी पैरेलल एक दूसरे में, जो कि दिया हुआ क्वेश्चन में। अब बोल रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल, तो टी से हम लोग इंटरसेक्ट हैं टी ट्रांसवर्सल से, और ये हमारा पॉइंट क्यू हो गया सपोज दैट, और ये हमारा पॉइंट पी से इंटरसेक्ट करते हुए पास किया है, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, देन द इंटीरियर एंगल आर ऑन द सेम साइड आर इक्वल, देन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो सेम साइड के ट्रांसवर्सल का जो सेम साइड है, तो सेम साइड क्या, ये है और ये है, या फिर ये, ठीक है ना। तो सपोज दैट हम एंगल मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो इंटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर एंगल में कौन कौन आता है, 2 3 5 8, और एक्सटीरियर एंगल में कौन कौन आएगा, 4 1 6 7, क्योंकि ये दोनों लाइन के 6 और 7 1 और 4 बाहर है, तो एक्सटीरियर हो गया, और इंटीरियर मतलब अंदर। तो ये दोनों लाइन के अंदर जितना भी एंगल, तो 2 और 3 5 और 8 इंटीरियर एंगल के लाइन के अंदर है। अब बोल रहा है कि ट्रांसवर्सल का सेम साइड मतलब एक इधर साइड और एक इधर साइड, मतलब एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड का वैल्यू जो इक्वल होगा, वही बोल रहा है ना। तो मतलब देखो, तो एंगल 2 और एंगल 5 एक पेयर हमारा बन रहा है, जो कि इंटीरियर एंगल में सेम साइड है ट्रांसवर्सल के, तो एक पेयर ये बन रहा है हमारा। तो एंगल 2 एंगल 5 एंड एंगल 3 एंगल 8 है ना। इंटीरियर एंगल तो ये बन रहा है ना, ट्रांसवर्सल के एक साइड इधर है और इधर है, तो मतलब एक कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होगा एंगल 2 और एंगल 5 और एंगल 3 और एंगल 8, ये दोनों तो एक दूसरे में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होता है। और हम लोग पढ़े थे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल में जो ट्रांसवर्सल लाइन होता है ए बी और सी डी से पास करता है, और ए बी सी डी पैरेलल जब होता है तो जो पेयर होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का वो इक्वल होता है, ठीक है ना। ये तो हम लोग पढ़े थे ना, डिस्कस किए थे ना। तो एंगल 2 और एंगल 5 और एंगल 3 और एंगल 8 वहाँ से हम बोल सकते हैं इक्वल है, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में देखे थे, सेम उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा, लगेगा कि वही है, ठीक है ना। तो कोरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पिछला बार यूज किया था, और अगर यहाँ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का यूज किया, ठीक है ना। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के थ्रू हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 = एंगल 5 एंड एंगल 3 = एंगल 8। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना, देन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर इक्वल।
तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सेम साइड इंटीरियर एंगल में, सेम साइड ट्रांसवर्सल का सेम साइड इंटीरियर एंगल में जो 2 और 5 बनता है पेयर, वो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होता है, जो कि हम लोग पढ़ चुके थे। अरे एक साइड इधर है एंगल 3 और एंगल 8, ये भी एक दूसरे में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होता है। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के थ्रू हम बोल सकते हैं ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8, जो पेयर होता है वो एक दूसरे में इक्वल होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ट्रू। अब रीजन तो बता ही दिए यार, उतना एक्सप्लेन करके, उसको आप थोड़ा बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर में आते हैं। यहाँ तक आप लोग अच्छा समझिए और नोट कीजिए, ठीक है ना, और रीजन लिख लीजिएगा सबका अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो रीजन बताए उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 का भी रीजन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो बाय द वे हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फ्लैंक टू मेक द स्टेटमेंट आर ट्रू। देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आप लोग बुक खोल के देख ही रहेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग सिर्फ ब्लैंक्स यहाँ भरेंगे। क्वेश्चन आप लोग बुक खोल के देखिए और हम क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और आप लोग बुक खोल के बैठिए, ठीक है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट टू मेक द स्टेटमेंट। तो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, ब्लैंक्स जो भी ब्लैंक्स होगा इन ईच ऑफ द फ्लोइंग, प्रत्येक स्टेटमेंट में, टू मेक द स्टेटमेंट आर ट्रू। स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए मतलब सुटेबल एक क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए हम लोग को ब्लैंक को फिल करना पड़ेगा स्टेटमेंट को देखते हुए, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन ए क्या है, इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। अगर दो पैरेलल लाइन है जो कि देखो दो पैरेलल लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल से, दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो देखो हम लोग को बोल दिया ना, दो पैरेलल लाइन ए बी सी डी मतलब पैरेलल लाइन है, ए बी और पैरेलल सी डी है, ये दोनों लाइन एक दूसरे में पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल ट्री पास हो रहा है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, अगर दो पैरेलल लाइन हो और इंटरसेक्ट कर रहा हो एक ट्रांसवर्सल लाइन से, इंटरसेक्ट कर रहा हो ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट कर रहा है, एक टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होगा एक दूसरे में, है ना। वो पेयर जो होता है इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, देन ईच पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इक्वल। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बी क्या बोल रहा है, इफ टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। देन पैरेलल लाइन जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल, जैसे ये, ठीक है ना, दो पैरेलल लाइन ए बी और पैरेलल सी डी है, ये तो दिया हुआ है। इफ टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता था, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब इंटीरियर एंगल का सेम साइड, मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होता था, 180 डिग्री होता था। तो सप्लीमेंट्री क्या होता है, एंगल, दो एंगल का सम, वैसा दो एंगल का सम जिसका सम 180 डिग्री हो। तो वही बोल रहा है, अगर इफ टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ट्रांसवर्सल, देन इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल होता है सेम साइड ट्रांसवर्सल का, सेम साइड या फिर ये साइड या फिर ये साइड, ठीक है ना, लेफ्ट या राइट साइड कोई भी लेना, ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों का जो पेयर होगा या फिर ये दोनों का एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री होगा, हाँ है ना। तो यही बोल रहा था। तो क्या होगा, देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर, देन तो वहां से हम क्या बोल सकते हैं, देन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना, लेक्चर ओवरव्यू के 10.5 में हम लोग पढ़े थे, 5 नंबर पॉइंट में, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारा बी का भी हो गया। हम लोग नेक्स्ट सी देख लेते हैं। सी क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। देखो अभी हम लोग पढ़े टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन तो क्या होता था, थ्योरम नंबर 8 के अनुसार से देना पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना, पैरेलल टू ईच अदर, जैसे कि अभी हम ट्रू फॉल्स में भी डिस्कस किए थे अच्छा खासा। तो क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब देखते हैं डी क्वेश्चन क्या होगा, टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन देन आर पैरेलल टू ईच अदर। और उसका हम लोग ये भी देखे थे, अगर दो लाइन्स पैरेलल है सेम लाइन से तो वो दोनों लाइन भी एक दूसरे में पैरेलल होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम तो लिए थे ना, सपोज दैट एक लाइन है एल एम और जो कि इससे दो लाइन पैरेलल है, एक ए बी लाइन पैरेलल है सपोज दैट, और
सी डी लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। तो क्या हम लोग अभी बताए थे ना, अगर एल एम से दो लाइन पैरेलल है ए बी और सी डी, ठीक है ना, सेम लाइन मतलब एक एल एम लाइन ले लिया, इससे दो लाइन पैरेलल है ए बी और सी डी जो कि पैरेलल है, एल एम से पैरेलल है, तो क्या ए बी और सी डी पैरेलल होगा एक दूसरे से। तो अभी हम ट्रू फॉल्स बता रहे थे, उसमें अच्छा खासा डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पैरेलल होता है। तो यहाँ भी हम अच्छा से डिस्कस उतना अच्छा से एक्सप्लेन नहीं करेंगे हर जगह, हम लोगों को खुद भी सोचना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा क्या बोले थे, ठीक है ना। तो देखो हम लोग ई में आते हैं, क्वेश्चन नंबर ई और एफ, ठीक है ना। तो हमारा 4 हो चुका है। अब ई एफ क्या बोल रहा है, तो देखो ई क्या बोल रहा है, ई क्वेश्चन नंबर, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट अ पेयर ऑफ लाइन, अगर ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्ट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइन मतलब दो लाइन, पेयर ऑफ लाइन मतलब दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, वही है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट अ पेयर ऑफ लाइन इन सच अ वे दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट अ पेयर ऑफ लाइन इन सच अ वे दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर देन द लाइन्स आर, अगर एक ट्रांसवर्सल है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन, तो हम लोग पेयर ऑफ लाइन ले लिए, मतलब ए बी एक लाइन ले लिए और सी डी लाइन ले लिए, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, ए बी और सी डी एक दो लाइन है जो कि पेयर है एक दूसरे में, ए बी और सी डी पेयर है जो कि इससे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। तो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट अ पेयर, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन को, ठीक है, इन सच वे दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, और दिया हुआ है कि जो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, जो पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वो इक्वल है, मतलब जो ये पेयर ऑफ लाइन ए बी और सी डी है वो पैरेलल होने चाहिए, क्योंकि क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल मतलब ए बी और सी डी अगर पैरेलल हो जाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर आर एंगल। तो क्या बोलेंगे हम लोग, अगर पेयर हो जाएगा ए बी और सी डी लाइन, ए बी और सी डी लाइन जो है, सॉरी, तो क्या बोलेंगे हम लोग, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी और सी डी लाइन मतलब पैरेलल है ना, जो कि हम लोग पढ़े थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर जो होगा इक्वल होगा, और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल होगा। क्यों, कब होगा, जब ए बी और सी डी पैरेलल होगा। तो ए बी और सी डी यहाँ से पैरेलल होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो रहा है और ट्रांसवर्सल लाइन निकल रहा है, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों लाइन को, तो यहाँ से क्या हो सकता है, ए बी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना, पैरेलल पैरेलल पैरेलल, 3 पैरेलल हो गया, ठीक है ना, हैट्रिक लग गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट अ पेयर ऑफ लाइन, फिर उसी तरह बोल रहा है एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन इन सच अ वे दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री देन द लाइन्स आर, देखो फिर वही है, वही आंसर भी होगा। इफ अ ट्रांस, सोचो पहले, इफ एक ट्रांसवर्सल है इंटरसेक्ट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन, तो ए बी और सी डी, जैसे मैंने भी बोला कि ए बी और सी डी सपोज दैट पेयर ऑफ लाइन है, ठीक है ना, पेयर ऑफ लाइन मतलब दो लाइन जोड़ा लाइन, तो ए बी और सी डी पेयर ऑफ लाइन है, और जो कि उससे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज दैट यहाँ पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और क्यू पे इंटरसेक्ट, इससे हम लोग को अभी लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, इन सच अ वे दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, ये है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड वाला, मतलब ये हमारा अगर 1 है और ये 2 है, ये 3 ये 4, तो 1 और 2 एक साइड का हो गया और 3 और 4 एक साइड का हो गया, है ना, एंगल 1 और एंगल 2 एक साइड का हो गया, एंड एंगल 3 और एंगल 4 इस फिगर के अनुसार से सेम साइड है ना, 1 और 2 इंटीरियर एंगल भी है और सेम साइड भी है ट्रांसवर्सल का। तो यहाँ से अब क्या बोल रहा है, तो जो सम होगा इंटीरियर एंगल का, जो ये पेयर बन रहा है 1 और 2, ये दोनों का सम क्या 180 डिग्री होगा, सम 180 डिग्री दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ भी है। तो क्या बोल रहा है, देन द लाइन्स आर, मतलब ए बी और सी डी जो पेयर ऑफ लाइन है वो क्या है, ए बी मतलब ए बी और सी डी लाइन से वो भी पैरेलल होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से हम लोग जानते हैं कि एंगल 1 एंगल 2, अगर एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होगा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के थ्रू, तो क्या होगा ए बी और सी डी लाइन पैरेलल मस्ट है, जरूरी है, होना पड़ेगा। तो क्या हो गया, ए बी हमारा पैरेलल हो गया, ठीक है ना।
हाँ है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 4। अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इक्वल हो जाए, मतलब ए बी और सी डी लाइन जो है पैरेलल होगा, तभी ये पॉसिबल है इंटीरियर एंगल में, ठीक है ना। पेयर ऑफ कंटिन्यूअस सम जो कि 180 डिग्री दिया हुआ भी है, ठीक है। तो तभी पॉसिबल है जब ए बी और सी डी लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक जो कि यहाँ से हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट कीजिए और अच्छा से समझ में आ गया होगा तो आप लोग, ठीक है ना, एक बार एक दिन बाद खुद से अगर 24 घंटा या 30 घंटा 40 घंटा मतलब 50 घंटा, तो यहाँ तक आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक आप लोग को अच्छा से समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझिए और अच्छा से रीजन जो भी वगैरह है वो सब आप लोग लिखिए और थ्योरी व्योरी पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.107। तो ये हमारा फिगर 10.107 है, हाँ है ना, हमारा 10.107 फिगर है। अब क्या बोल रहा है, ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है। तो ठीक है, हम लोग लिखते हैं गिवन दैट, क्या लिखेंगे, गिवन दैट, ये लिखेंगे ना, फर्स्ट ए बी पैरेलल सी डी। गिवन दैट में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल सी डी। और क्या बोला, एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो 3:2। क्या बोल रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 रेशियो में बांटा हुआ है, 3:2 का रेशियो में बांटा हुआ है। तो मतलब अगर एंगल 1 में 3 डब्बा हो, ऐसे 3 लाइन बांटा होगा, उसी तरह अगर एंगल 2 है तो इसमें 2 लाइन बांटा है। तो देखो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 ये सब इक्वल हो गया एक दूसरे में, क्योंकि 3:2 का रेशियो में बांटा हुआ है ना। तो ये 3 पार्ट है और ये 2 पार्ट, 5 पार्ट का 3 पार्ट इधर बांटा हुआ है। एंगल 1 को दिया गया है और एंगल 2 को कितना दिया गया है, 2 पार्ट, ठीक है ना। एंगल 2 को 2 पार्ट और एंगल 1 को 3 पार्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। पूरा एंगल जितना भी है उसका 3 पार्ट एंगल 1 को दिया गया है एंड एंगल 2 को 2 पार्ट दिया गया है, ठीक है ना। देखो यही तो दिया, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो 3:2 का रेशियो में बांटा गया है। तो डिटरमाइन ऑल एंगल फ्रॉम 1 to 8। तो 1 से जितना भी एंगल है 8 तक सबको फाइंड करना है, सबका वैल्यू, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड होगा देखते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड होगा। तो सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 2 जो रेशियो में बांटा गया है, यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ तो फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग, यहीं से हम लोग को स्टार्ट भी करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखो पहले तो हमारा गिवन था ए बी पैरेलल सी डी और सेकंड क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो 3:2। तो ये भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं, सॉल्व तो करना पड़ेगा। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो 3:2। तो देखो हम क्या बोले थे, जब भी रेशियो का बात आएगा तो आप क्या कीजिएगा, जो भी होगा एंगल 1 की जगह या फिर x होगा, एंगल 2 की जगह y होगा, और जो x y अगर रेशियो 3:2 में बांटा गया तो x को कुछ मान के और y को कुछ मान के आप लोग, जैसे जो सपोज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू ए और एंगल 2 इज इक्वल टू बी मान लें, और a और b को रेशियो 3:2 का पार्ट में बांट गया। तो हम लोग क्या करेंगे, a को क्या मानेंगे, लेट a टू बी 3x और b टू बी 2x, है ना। ऐसे कुछ मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये बस हम लोग समझने के लिए ए बी का एग्जांपल ले रहे थे। देखो अब यहाँ से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो एंगल 1 एंड एंगल 2 3:2 रेशियो में बांटा है, तो लेट हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट एंगल 1 टू बी 3x एंड एंगल 2 टू बी 2x। ऐसे लिखते हैं हम लोग रेशियो का जब भी बात आता है। तो देखो अब हम लोग यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 को तो हम लोग मान लिए x मान के 3x और 2x। तो अब हम लोग x का वैल्यू किसी तरह से x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है ना। किसी तरह से हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो एंगल 1 हमारा कहाँ है, एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 हमारा ये है और एंगल 2 हमारा ये है। तो देखो एंगल 1 और एंगल 2 मिला के एक लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है ना। लीनियर पेयर बना, देखो एक लाइन ऐसे गया है ए बी लाइन, जो कि एक ऊपर लीनियर पेयर बनेगा, एक लीनियर पेयर यहाँ बनेगा। अभी तक लीनियर पेयर का पूरा ही हो जाएगा यार। अभी हम लोग न्यू पढ़े क्रॉसपोंडिंग एंगल, इंटीरियर एंगल और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो देखो लीनियर पेयर जैसे पढ़े पहले, सम ऑफ ऑल एंगल अबाउट पॉइंट, कोई पॉइंट के अबाउट टोटल एंगल कितना होगा, वो सब मतलब यूज आते ही रहेगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ भी यूज आ सकता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में यूज आ सकता है,
ठीक है ना। तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। पीछे वाला ऐसा नहीं कि पीछे पढ़े तो भूल गए, यहाँ नया एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ तो यहाँ से सब नया आएगा, तो नहीं, पीछे का कॉन्सेप्ट जितना भी पढ़ते जाओगे चैप्टर स्टार्टिंग से उतना पीछे का कंसेप्ट यूज होते आ जाएगा। तो देखो यहाँ से हम क्या यूज करके एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू निकालेंगे, जो 3x और 2x। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। देखो एंगल 1 ये है हमारा, एंगल 1 और एंगल 2 हमारा ये है, तो ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा ना लीनियर पेयर के थ्रू। तो देखो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा 180 डिग्री, और जो कि एंगल 1 को हम क्या माने 3x और एंगल 2 को 2x, हाँ है ना, यही तो माने है ना। तो देखो अब ये दोनों का सम, ये दोनों एक पर जाएगा और ये अलग पर जाएगा, तो ये दोनों को एक साथ करके जोड़ते हैं, तो 3x प्लस 2x 5x, तो 5x इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू क्या लिखेंगे, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा, यही ना होगा। तो हमारे यहाँ से x का वैल्यू फाइंड हो चुका है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू 3x 3 इंटू 36, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 3x, तो x गया हमारा वैल्यू है 36, तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 3 इंटू 36 कितना हो गया 108 डिग्री। उसी तरह एंगल 2 का वैल्यू क्या हो गया, देयरफॉर कर ले, सो या देयरफॉर, चलो देयरफॉर लिखते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू इतना और एंगल 2 इक्वल टू 2x माने, तो 2 इंटू 36, तो ये हमारा क्या हो गया 72 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से हम लोग एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब इसी तरह हमारा एंगल 1 2 और एंगल 2 हुआ, उसी तरह 3 4 5 6 7 8 जितना भी एंगल है ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो फाइंड करने के लिए आप लोग को, हम लोग तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल चुके हैं और x के बाद एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो उसके बाद ये जितना भी ये लिखे हम लोग का इसका काम खत्म हो चुका है, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए पहले, और ये अभी हम इरेज नहीं करेंगे, ठीक है ना, बस इतना इरेज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एंगल 3 4 5 6 7 8 का वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है। अब एंगल 3 4 5 6 7 8 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंड एंगल 8, यही सबको वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को, हाँ है ना। अरे यही सबको वैल्यू तो फाइंड करना है। तो देखो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखो तो देखो एंगल 1 हमारा ये है जो कि इसका वैल्यू आ चुका है, उसी तरह हमारा एंगल 2 ये है, ठीक है ना। तो एंगल 2 का भी वैल्यू आ गया। अब देखो कुछ लाइन जो एंगल 1 और एंगल 2 के बीच को लाइन बन रहा है वहाँ थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा क्लियर। तो देखो एंगल 2 हमारा ये है और एंगल 1 ये है ना। तो देखो वर्टिकली अपोजिट क्या है, ये दोनों एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। अच्छा से देखो यार, जैसे देखो ये लाइन ऐसे क्रॉस किया है और ये लाइन ऐसे क्रॉस किया है, तो एंगल 1 और ये एंगल, तो ये एंगल कौन सा है, एंगल 3 नाम है इसका और एंगल 4 इसका नाम है। तो देखो ये एंगल और ये एंगल पास हो रहा है, तो इसके बीच में एंगल 1 और एंगल 3 एक साइड बन रहा है, तो ये एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे में वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। उसी तरह एंगल 2 और एंगल 4 एक दूसरे में वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, हाँ है ना। शायद 6-7 लेक्चर में हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में भी डिस्कस किए थे अच्छा खासा, और अच्छा खासा बहुत सारे एक्सरसाइज 10.3 में भी क्वेश्चन किया, एक्सरसाइज 10.2 में भी क्वेश्चन किया वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोग एंगल 1 के और एंगल 2 के थ्रू हम लोग एंगल 3 और एंगल 4 का भी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ठीक है ना। तो देखो हम लोग यहाँ से लिखेंगे, तो इसको हम लोग समझने के लिए बस किए थे, तो हम लोग इसको इरेज करते हैं, ठीक है। यहाँ दर्शा शो कर देते हैं एंगल 1 एंगल 3 के बराबर एंगल 4 एंगल 2 इक्वल है, ठीक है। इसको हम लोग इरेज करते हैं और यहाँ से हम लोग एंगल 3 एंगल 4 का वैल्यू कैसे लाएं वो लिखते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू कितना फाइंड किए थे हम लोग 180 डिग्री, और जो कि एंगल 1 के बराबर क्या है एंगल 3, है ना। एंगल 1 के बराबर एंगल 3 किसके थ्रू, वर्टिकली अपोजिट। भाई ये पूरा जियोमेट्री जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक वर्टिकली अपोजिट एंगल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल समझना मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसी तरह एंगल 1 और एंगल 3 का वैल्यू निकल गया, और उसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्या निकालते हैं, एंगल 4 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। एंगल 2 क्या है हमारा, कितना है 72 डिग्री, ठीक है। तो देखो एंगल 2 इज इक्वल टू 72 डिग्री, और हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल 4, सेम होगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट
एंगल के थ्रू हम लोग फाइंड किए, ठीक है ना। एंगल 2 इजिकल टू एंगल 4। तो देखो 1 2 3 4 का एंगल वैल्यू फाइंड हो चुका है एंगल का, ठीक है ना। अब हम लोग 5 6 7 8 का वैल्यू 5 6 7 8 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन एक बार और पढ़ो। ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, और अगर ए बी पैरेलल सी डी है तो मतलब वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ना, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर और कौन सा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का पेयर क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। इक्वल होगा तो हम लोग अप्लाई कर दे सब कोरस्पॉन्डिंग या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोई भी हम लोग अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो देखो हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल को ही अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से अप्लाई करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल को, क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी आ रहा है, ए बी पैरेलल सी डी है तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर होगा एक दूसरे में इक्वल होगा। तो देखो हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे नाउ वी राइट द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल का हम लोग पेयर लिखते हैं, ठीक है ना। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर लिखते हैं। तो देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर कौन कौन सा होता था, याद करो, एंगल 1 और एंगल 5 एक दूसरे में पेयर होता है, और एंगल 2 उसी तरह एंगल 2 और एंगल 6 एक दूसरे में पेयर होता है ना। और क्या होता है, देखो ये रेड पेन से मारते तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और क्या, एंगल 3 और एंगल 7 एक दूसरे में पेयर होता है ना। और क्या, एंगल 4 और एंगल 8 ये एक दूसरे में पेयर हो जाएगा। तो देखो अच्छा से देखो हम लोग क्या लिखे हैं, हम लोग यही तो लिखना था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर लिख दिए। अब ए बी पैरेलल सी डी के थ्रू कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हम लोग बोल सकते हैं ना कि इक्वल होगा। तो देखो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो ये पेयर एंगल 1 के साथ एंगल 5 ये दोनों इक्वल होगा एक दूसरे में, एंगल 2 एंगल 6 ये दोनों इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 7 ये दोनों इक्वल होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा इसी तरह, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, क्योंकि ए बी पैरेलल, ए बी और जो लाइन है ए बी और सी डी एक दूसरे में पैरेलल है, जो कि ट्रांसवर्सल लाइन गया है, और यहाँ से एंगल बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। और हम लोग पिछले में हम लोग 1 2 3 4 का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, हम लोग एंगल 5 6 7 8 का वैल्यू फाइंड करना था, जो कि हम लोग यहाँ से अब निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ तक, अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं कैसे निकलेगा। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो हम लोग को लिख के अच्छा से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो क्या लिखते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे, when the lines AB and CD are parallel, when the lines AB and CD are parallel, ठीक है ना। पैरेलल, अगर AB और CD लाइन पैरेलल है तो देन हम लोग लिख सकते हैं, देन पेयर ऑफ corresponding एंगल्स, जो पेयर होगा corresponding एंगल का वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, हाँ है ना, इक्वल हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, हाँ है ना, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये लिख सकते हैं ना। तो बस एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके थे। बस हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। तो देखो इसको भी लिख लेते हैं, अच्छा इसके लिए हम लोग इसको इरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सॉल्व कर देते हैं, फाइंड कर देते हैं एंगल 1 एंगल 5 6 7 8 का वैल्यू फाइंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, तो एंगल 1 हमारा क्या फाइंड हो चुका था 108 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू
एंगल 1 इक्वल टू क्या हम फाइंड कर चुके थे 180 डिग्री, और जो कि यहाँ से हम लोग फाइंड कर चुके हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, तो इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं एंगल 5, तो ये हमारा एंगल 5 का वैल्यू हो गया 180 डिग्री। उसी तरह और क्या लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, है ना, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, तो एंगल 2 का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था 72 डिग्री, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 72 डिग्री, और एंगल 2 इज इक्वल टू हम लोग यहाँ एंगल 6 भी फाइंड कर देंगे, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 70 डिग्री, है ना, तो ये हमारा एंगल 6 भी हो गया। और देखो उसी तरह एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 का हम लोग वैल्यू क्या फाइंड किए थे, याद करो, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हुआ था, तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, मतलब एंगल 1 का वैल्यू 180 डिग्री था, तो यहाँ से एंगल 3 का वैल्यू 180 डिग्री था, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू भी। और अगर एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर चुके एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, तो यहाँ से एंगल 7 भी हो गया हमारा 180 डिग्री के बराबर। उसी तरह हम लोग का नेक्स्ट क्या हो गया एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, तो हम लोग एंगल 4 भी फाइंड कर चुके थे, यहाँ से 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल था 4, तो एंगल 2 हम लोग कितना फाइंड किए थे 70 डिग्री, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू एंगल 4 भी हमारा कितना था 72 डिग्री, तो हम लोग यहाँ एंगल 4 इक्वल टू 72 डिग्री दैट इज इक्वल टू एंगल 8, है ना, तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 7 8 सबका वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो बस हम लोग को यही क्वेश्चन फाइंड करने वाला था, डिटरमाइन ऑल एंगल फ्रॉम 1 to 8, जितना भी एंगल है 1 से 8 तक सबका वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, आप लोग नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को हिट कर दीजिए, है ना। तो बस क्वेश्चन नंबर 3 इतना आसान था, बस थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बस ठीक है ना, थोड़ा एक्सप्लेन करके बनाने, थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन करके बताएं, इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, बस और कुछ बात नहीं है, और कोई बात नहीं है, बस अच्छा से समझिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, यहाँ तक आप लोग नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि इन फिगर 10.108, फिगर जो कि हमारा 10.108, ये फिगर है हमारा 10.108 हमारा फिगर दिया हुआ है ना, तो क्या बोल रहा है LMNR पैरेलल लाइन, क्या बोल रहा है LMN जो कि पैरेलल लाइन है, LMNR एक दूसरे में पैरेलल लाइन है जो कि दिया हुआ इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P ट्रांसवर्सल है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई जेड, ये तीनों पॉइंट पे एक्स वाई जेड पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। अब क्या बोल रहा है फाइंड एंगल 1 2 एंड 3, एंगल 1 हमारा ये 2 ये 3 ये सब का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। अब देखो कैसे फाइंड करें, तो सबसे पहले दिया क्या हुआ है वो लिखेंगे, ठीक है ना, तो गिवन दैट फर्स्ट पॉइंट क्या है LMNR पैरेलल लाइन, ठीक है ना, ये सब पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, तो एक दूसरे में पैरेलल है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसफॉर्मर P एट एक्स वाई जेड, ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना क्या है एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3, क्या लिखेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 1 2 एंड एंगल 3, ये सब का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग को सोचना पड़ेगा, तो हम लोग को सिर्फ एंगल 120 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है और इसके जरिए एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो हम लोग को अब सोचना पड़ेगा कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो तो एंगल 120 डिग्री ये एंगल दिया हुआ है ना, जो एंगल ये है ये एंगल बन रहा है हमारा MYZ जो एंगल बन रहा है ये 120 डिग्री गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये भी लिखते हैं ना। सेकेंड पॉइंट क्या लिखते हैं MYZ, एंगल MYZ इक्वल टू 120 डिग्री, ये हमारा सेकेंड पॉइंट गिवन है क्वेश्चन के अनुसार से। हम लोग को अब फाइंड करना है 1 2 3 किसी भी हाल में, ठीक है। तो देखो Y पॉइंट से एक रे निकल रहा है, Y पॉइंट से अगर एक रे निकल रहा है और ये जो लाइन गया है Y के थ्रू, तो हम क्या बोल सकते हैं ये लीनियर पेयर एक बन रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 120 का सम एक लीनियर पेयर बन रहा है, यहाँ पे एक लीनियर पेयर बन रहा है ना, क्योंकि एक यहाँ से रे निकल चुका है। उसी तरह यहाँ भी एक रे निकल सकता है, एक लीनियर पेयर यहाँ भी बन रहा है, उसी तरह एक लीनियर पेयर यहाँ भी बन सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ 120 डिग्री गिवन है, इसलिए हम लोग ये ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एक एंगल 120 डिग्री गिवन है और एंगल यहाँ 3 है, ये 3 एंगल है और यहाँ 120 डिग्री गिवन है, तो ये दोनों का सम करके 180 डिग्री करेंगे तो यहाँ से हमारा एंगल 3 का वैल्यू निकल सकता है, इसलिए हम लोग ये लीनियर पेयर का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो देखो यहाँ हम लोग कैसे यूज करेंगे देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे सम ऑफ
सम ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल इज क्या होता है 180 डिग्री होता है ना। देखिए आप लोग ये लाइन थोड़ा टेढ़ा, इससे कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि लाइन ऐसे भी रहता है तो 180 डिग्री, और कुछ इसको हम ऐसे घुमा के ऐसे कर दें तो ये भी लाइन एक ऐसा ही लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर के थ्रू 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हमारा सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल 3 प्लस एंगल 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बंदा एक प्रजाति का है तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एंगल 3 का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं जो कि 60 डिग्री आ गया, है ना। हम लोग को 1 और 2 एंगल 3 तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, इसी तरह से एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू फाइंड कर ले तो हमारा क्वेश्चन जो है 4 जो पूछ रहा है एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3 का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है जो कि सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल 3 यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू फाइंड करके बता दें कैसे फाइंड होगा, ठीक है। हाँ तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो देखो अब हम लोग एंगल 2 को कैसे फाइंड करते हैं और एंगल 1 को। तो देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना, इसको इरेज कर ले थोड़ा, और ये हमारा एंगल 3 है तो एंगल 3 हमारा कितना आ गया यहाँ से 60 डिग्री आ गया। तो ये हम लिख लेते हैं एंगल 3 इक्वल टू क्या है हमारा 60 डिग्री आया, है ना। एंगल 3 इक्वल टू हमारा 60 डिग्री आ चुका है। तो देखो एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे में कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो मतलब एंगल 1 और एंगल 3 एक पेयर है कोरस्पॉन्डिंग एंगल का। और क्या बोला एल एम एन आर पैरेलल लाइन, तो एल एम एन जो भी ये तीनों लाइन है एक दूसरे में पैरेलल लाइन है ना। तो पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन जो कि गिवन है, और यहाँ से हम बोल सकते हैं वो एंगल 1 और एंगल 3 एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। तो पैरेलल लाइन के थ्रू हम बोल सकते हैं जो पेयर है कोरस्पॉन्डिंग एंगल का वो इक्वल होगा एक दूसरे में। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, है ना, लिख सकते हैं ना। तो देखो हम लोग लिखते हैं पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, जो कि एंगल 3 हमारा कितना फाइंड हो चुका है 60 डिग्री, है ना। देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, है ना। तो यहाँ से हमारा एंगल 1 का वैल्यू आ गया, ठीक है। यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं और एल एम एन आर पैरेलल लाइन, ये भी रीजन यहाँ लिख सकते हैं, और एल एम एन आर पैरेलल लाइन सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ये आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अब एंगल 1 और एंगल 3 फाइंड हो चुका है, अब एंगल 2 फाइंड कर लेते हैं। तो देखो एंगल हम लोग यहाँ पे दिख रहा है एंगल 120 डिग्री है और ये एंगल 2 है, ठीक है। तो देखो एंगल 120 डिग्री और ये एंगल 2, ठीक है ना, जो ये एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है गिवन है और ये एंगल 2 एक दूसरे में क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या है अल्टरनेट इंटीरियर। जैसे कि अल्टरनेट इंटीरियर एक यहाँ पेयर हो सकता है अगर यहाँ एंगल होता, एक पेयर यहाँ हो सकता है ना। तो हमारा 120 डिग्री और एंगल 2 एक दूसरे में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ से हम एंगल 2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एंगल 1 और एंगल 3 का वैल्यू निकल चुका है, तो हम लोग अब नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं एंगल 2 का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है, एंगल 2 एंड 120 डिग्री आर एंगल 2 एंड एंगल 120 डिग्री को हम लोग क्या मान रहे हैं पता है, एंगल 2 एम वाई जेड माने था ना, लिखे थे ना गिवन में। तो एंगल 120 डिग्री एंगल एम एन जेड आर क्या है आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर एंड एल एम एन आर पैरेलल लाइन, ठीक है ना, पैरेलल लाइन है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री, है ना, फ्रॉम किसके थ्रू कोरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू, ठीक है। नहीं सॉरी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू
120 डिग्री। तो देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 60 और एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से क्या फाइंड कर दिए, क्या फाइंड किए, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हेंस ये लिख सकते हैं ना, हेंस वैल्यू ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। यही तो हम लोग को फाइंड करना था, एंगल 1 इज एंगल 2 एंगल 3, जो कि हम लोग फाइंड कर दें, ठीक है ना। तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग सॉल्व करके नोट कीजिए अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। है ना, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा बोला, इन फिगर 10.19, इन फिगर 10.109 है ना, 10.109 फिगर में क्या बोल रहा है कि इफ AB पैरेलल CD, अगर जो AB पैरेलल CD, ये फिगर हमारा 10.109 और AB जो लाइन है ये वो किसके पैरेलल है, CD के, है ना। मतलब आप लोगों को कुछ ऐसे, ये जो लाइन AB है वो पैरेलल है CD के, है ना। तो आप लोग बोलिएगा कैसे हो सकता है पैरेलल, ठीक है ना। तो देखो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है आप लोग को, थोड़ा ये लाइन को मिलाने के लिए, थोड़ा यहाँ समझने के लिए अच्छा से हम लोग क्या करते हैं, लाइन को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। खुद से बढ़ाते हैं डैश डैश, और जब भी लाइन को बढ़ाना होता है ना तो ये डैश डैश से बढ़ता है, ऐसे से, देखिए ऐसे ऐसे बढ़ाया जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ाया जाता है। देखो अब आप लोग अच्छा से लग रहा होगा, ए बी एक जो लाइन गया है वो CD लाइन के पैरेलल है ना। तो मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा पॉइंट इधर तक पूरा क्या होगा, डिस्टेंस बीच का सेम होगा, ठीक है ना, AB और CD लाइन के बीच का, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, AB पैरेलल CD जो कि दिया हुआ, अगर AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल लिया, और क्या बोल रहा है CD जो है वो लाइन EF के पैरेलल, तो EF कौन सा लाइन है, ये हमारा लाइन है। तो इसको समझने के लिए अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं लाइन, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ से ये डिस्टेंस होगा, यहाँ 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 यहाँ, मतलब स्टार्टिंग से इधर एंडिंग पॉइंट तक डिस्टेंस पूरा बीच का CD और EF लाइन का बीच का डिस्टेंस सेम होगा, है ना। तो ये हमारा CD पैरेलल EF हो गया, ठीक है ना। तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को, फाइंड एंगल AC, क्या फाइंड करना है, एंगल AC। हाँ तो देखो एंगल AC हमारा कहाँ है, हाँ तो देखो एंगल AC हमारा कहाँ है, तो देखो A तो हमारे यहाँ है, फिर बोल रहा है C हमारा A है और E हमारा A है, ठीक है ना। तो ACE, तो ये एंगल हो गया, ये हमारे क्या हुआ, एंगल AC है ना, जो कि हम लोग को फाइंड करना है ना। तो चलो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट, जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, गिवन दैट, बस हम लोग को दो ही पॉइंट दिया हुआ है, फर्स्ट AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, है ना, बस हम लोग को यही दिया हुआ है ना, यहाँ पे सिर्फ यही दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को दिया सिर्फ AB पैरेलल CD क्वेश्चन दिया, CD पैरेलल लिया और फाइंड क्या करने वाला है, बोल रहा है एंगल AC। तो क्या लिखेंगे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ACE, हाँ है ना, एंगल ACE का वैल्यू फाइंड करना है क्या, ठीक है ना। तो देखो हम लोग सबसे पहले कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंगल ACE जो हमारा है, इसके लिए हम लोग को कैसे कैसे फाइंड करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप देखें, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा दो एंगल गिवन है यहाँ पे, और गिवन क्या है, सेकंड हमारा पॉइंट गिवन है, सेकंड हमारा पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है, CAB, क्या है, एंगल CAB कितना दिया हुआ है, एंगल CAB 70 डिग्री एंड, और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना CEF, एंगल CEF कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री, है ना। तो हम लोग यही दोनों एंगल के बदौलत से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगल ACE किसी तरह से, है ना। चाहे हम लोग क्रॉसपोंडिंग एंगल लगाएं, वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाएं, अल्टरनेट इंटीरियर लगाएं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर लगाएं, लेकिन किसी तरह से करके हम लोग को यही दोनों एंगल के थ्रू हम लोग को एंगल ACE का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो देखो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो धीरे धीरे आप लोग को समझना होगा, आराम से तो समझ में आएगा। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा समझने वाला है, ट्रिकी क्वेश्चन।
तो देखो हमारा एक 70 डिग्री गिवन है और एक 130 डिग्री, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि AB और ACD लाइन पैरेलल है, AB और CD एक पैरेलल लाइन है, तो कोई ट्रांसवर्सल लाइन ये दोनों के बीच में पास हो रहा है क्या? AB और CD एक लाइन है, तो क्या AB और CD जो पैरेलल लाइन है इसका कोई ट्रांसवर्सल लाइन पास हो रहा है क्या, वो हम देखेंगे। तो देखते हैं AB हमारा ये है और CD हमारा ये है, और AB और CD से एक लाइन पास हो रहा है ना, सपोज दैट ये इसको भी हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे C पे पॉइंट पे कट हो रहा है, A पॉइंट पे कट हो रहा है, मतलब A और C पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये हो गया ना, जो AC ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये T ट्रांसवर्सल लाइन तो ये ना हो सकता है। तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है AC वो क्या ये A और C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, AB और CD लाइन है ना, AB और CD लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है A और C पॉइंट, ठीक है ना। तो देखो हम लोग यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन मिल गया, और क्या मिला, AB पैरेलल CD है। तो जब भी AB पैरेलल CD होता है तो वहां से हम लोग क्या ध्यान आना चाहिए दिमाग में कि कोरोस्पोंडिंग एंगल जो पेयर होगा कोरोस्पोंडिंग एंगल का वो इक्वल होगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो पेयर होगा वो एक दूसरे में इक्वल होगा, और क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो पेयर होगा वो एक दूसरे में इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हम लोग वही जो भी तीन है उसी के बदौलत से देखते हैं कैसे फाइंड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या AB और CD लाइन आप लोग तो सपोज दैट एक पूरा लाइन CD समझिए और AB लाइन ये पूरा लाइन AB समझिए, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होगा। बस थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा एक्सटेंड करके करना पड़ता है, जो कि ज्यादा हम लोग को बेहतर फील है समझने में, ठीक है ना। तो देखो AB ये पूरा लाइन है, सपोज दैट ये पूरा लाइन AB है और CD लाइन है, ठीक है ना, है ना। तो देखो क्या यहाँ पे कोरोस्पोंडिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, नहीं कोरोस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कोई बन रहा है क्या? कोई एंगल यहाँ पे बन रहा है क्या? तो देखो हमारा हम लोग देखते थे कि एक एंगल यहाँ बनता था जब ट्रांसवर्सल लाइन पास होता था, एक यहाँ बनता था, एक यहाँ बनता था, एक यहाँ बनता था, और एक पूरा यहाँ बनता था, और यहाँ बनता था, और यहाँ बनता था, ये 8 एंगल बनता था, ठीक है ना, जब ट्रांसवर्सल लाइन पास होता था। तो देखो हम लोग को सिर्फ एक एंगल है 70 डिग्री जो कि इंटीरियर है, AB और CD में ये इंटीरियर एंगल है 70 डिग्री, इस तरह से इंटीरियर एंगल है। तो क्या इंटीरियर एंगल मतलब कंसेक्यूटिव इंटीरियर में जाना पड़ेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो 70 डिग्री दिया हुआ है और हम लोग को फाइंड करना है एंगल AC फाइंड करना है, ये 70 डिग्री गिवन है। तो 70 डिग्री कहाँ है हमारा एंगल CAB, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इफ एंगल CAB is equal to 70 डिग्री, ठीक है ना, देन एंगल ACE is equal to क्या, ये हम लोग को जानना है ना। तो देखो 20 डिग्री क्या है एंगल CAB, और एंगल ACE, ठीक है ना, एंगल ACE। तो देखो यहाँ पे 70 डिग्री का जो यहाँ पेयर बनेगा, तो तब सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ये जो एंगल और ये जो एंगल है वो एक दूसरे में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया था ना, हाँ। तो ये दोनों जो है एक पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, अल्टरनेट इंटीरियर का एंगल का पेयर है ये दोनों। तो क्या ये दोनों ये 70 डिग्री है और AB और CD लाइन तो पैरेलल गिवन है क्वेश्चन में, तो वहां से हम क्या बोल सकते हैं ACD, एंगल ACD और एंगल CAB क्या हो गया, एंगल BAC और एंगल ACD क्या हो गया, इक्वल हो गया दोनों। तो यहाँ से हम लिख देंगे तो एंगल CAB इज इक्वल टू कितना है 70 डिग्री गिवन है, और इस इक्वल टू में क्या लिखेंगे एंगल ACD, क्यों, एक दूसरे में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, अरे हाँ है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, अरे बोलो ना, तो एक दूसरे में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एंगल ACD फाइंड कर लें। अब हम लोग को ACE में जाना है, तो हम लोग को हमारा AC क्या है, हमारा AC ये है पूरा, ठीक है ना, ये है, और हम लोग को यहाँ से हम लोग को फाइंड क्या किए एंगल ACD क्या है पूरा, एंगल ACD ये पूरा है। तो किसी तरह से हम ये निकाल लेंगे, किसी तरह से अगर हम ये निकाल लेंगे तो क्या
हम वहां से बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं भाई, वहां से अगर हम हमारा टोटल एंगल ये निकल चुका है और अगर ये निकाल लें तो ये इसमें अगर एंगल ACD में अगर ये एंगल घटा दे तो क्या एंगल AC निकल जाएगा? खुद सोचो यार। अगर देखो क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा ना, एंगल ACD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो ना, अरे बोलो ना क्या लिख सकते हैं, एंगल AC प्लस ACD हमारा ये पूरा है तो इसको हम तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं क्योंकि एक लाइन यहाँ से पॉइंट के बीच से पास हुआ है। अब पता नहीं कितना एंगल हम लोग को, तो वही तो फाइंड करना है AC। तो देखो हम लोग अगर ये लाइन यहाँ पॉइंट से पास हो रहा है पहले तो यहाँ दो एंगल फिर बन रहा है, तो दो एंगल कौन बन रहा है, ACE और DCE, हाँ यही तो एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ से लिखेंगे ACE प्लस एंगल DCE, यही तो लिखेंगे, अरे बोलो ना यही लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग को अगर ACE चाहिए तो एंगल DCE को इधर कर देंगे तो क्या हमारा ACE आ जाएगा। किसी तरह से हम लोग को DCE फाइंड करना पड़ेगा, हाँ यार, किसी तरह से हम लोग को DCE फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग एंगल ACE के बराबर लिख देते हैं, एंगल ACE के बराबर एंगल ACD, ये बंदा इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो सकता है एंगल BC। तो ये हमारा एंगल ACE का वैल्यू हो गया, आया ना, ये हमारा एंगल ACE का वैल्यू हो गया। पर हम लोग को एंगल ACD का वैल्यू पता है लेकिन माइनस हम लोग को एंगल ACD का वैल्यू पता है लेकिन एंगल DCE का वैल्यू नहीं पता है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो देखो आप लोग ध्यान से देखो, हाँ वहां एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना, क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म। अच्छा से देखिए, ये हम लोग को एंगल चाहिए, ये एंगल DCE है और हम लोग को चाहिए भी यही है ना। देखो एंगल ACE हम लोग का लिख सकते हैं एंगल ACE, हमारा ACD कितना फाइंड हो चुका है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री माइनस एंगल DCE, तो हम लोग किसी तरह से एंगल DCE फाइंड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो देखो यहाँ एक हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है, हम लोग किसी तरह से सपोज दैट ये हम लोग लाइन एक्सटेंड करें, हाँ ना, ये लाइन हम लोग एक्सटेंड करें, ठीक है ना, खुद से। तो देखो ये जो लाइन गया है और ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं वो लाइन एक दूसरे में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमारी जो लाइन है एक दूसरे में परपेंडिकुलर, क्यों क्यों कैसे हो सकता है, देखो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन सपोज दैट ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना, इसे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोलो ना क्या लिखेंगे। तो देखो यहाँ पॉइंट कोई मान लें, क्या सपोज दैट हमारा D यहीं पे, ठीक है ना, D हम लोग लाइन पे ही लेते हैं, सपोज दैट यहाँ D हमारा, मान लो ना यार ये लाइन पूरा D है तो ये लाइन पे कहीं मान लीजिए, ठीक है। तो देखो हम लोग को फाइंड क्या करना है, कैसे करना है ये देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ड्रॉ, क्या करेंगे, ड्रॉ ED परपेंडिकुलर टू EF लाइन, ड्रॉ ED परपेंडिकुलर टू EF, ठीक है ना। ED एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि EF से परपेंडिकुलर है ना, ED एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि EF से परपेंडिकुलर है, ठीक है। ड्रॉ ED परपेंडिकुलर टू EF, ED परपेंडिकुलर टू EF मतलब ये क्या हो गया 90 डिग्री है ना, और ये भी हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, अरे होगा ना, अरे बोलो ना, हो गया, हाँ सर हो गया। तो देखो अगर ये बाय द वे ये 90 डिग्री हमारा हो गया और ये हमारा पूरा कितना दिया हुआ था 130 दिया हुआ था पूरा, और ये हमारा 90 डिग्री में चुका है, तो हमारा ये क्या हुआ, सोचो ये क्या हुआ, ये तो 40 डिग्री होगा ना, 40 डिग्री होगा तभी तो ये दोनों का सम कितना होगा 130 हो जाएगा। 40 डिग्री ये होगा हमारा 40 डिग्री और ये 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम 130 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, एंगल DEC का वैल्यू। अब हमारा एंगल DEC का वैल्यू पता चल चुका है, एंगल DEC का वैल्यू हमारा पता चल चुका है, ठीक है। और ये हम बोल सकते हैं EF ड्रॉ किए हैं, अगर EF और CD परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन है तो यहाँ से अगर ये 90 डिग्री है तो हमारा A भी 90 डिग्री होगा, उसी तरह हमारा A भी 90 डिग्री होगा। तो देखो यहाँ थोड़ा फिगर थोड़ा ज़्यादा हम लोग इसमें फिगर यूज करते हैं तो थोड़ा फिगर गंदा दिख रहा है, इससे हम लोग को फ्रेश फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं।
हमें तो थोड़ा फिगर हम लोग फ्रेश से बना लेते हैं, है ना। तो देखो फ्रेश से फिगर बनाना है तो क्या करना है, एक ऐसे एक लाइन था, एक ऐसे एक लाइन है जो कि हमारा पॉइंट सी है, ये हमारा पॉइंट डी है, ठीक है ना। और हम क्या किए हैं, एक ऐसे लाइन गया है, फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे गया है और इधर एक लाइन है, तो ये हमारा 70 डिग्री दिया हुआ है और ये हम लोग को फाइंड करना है। और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है ना, यही तो पॉइंट है। और ये पॉइंट हमारा सपोज, और ये पॉइंट हमारा कौन सा है, ई पॉइंट है, ठीक है। और ये हमारा एफ है, ठीक है। तो ये हमारा डी है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिखे, ई से ड्रॉ ईडी परपेंडिकुलर टू ई एफ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थे, ठीक है ना, ठीक है। ड्रॉ ईडी परपेंडिकुलर टू ई एफ, है ना। तो हम लोग ये किए थे, या फिर हम लोग ड्रॉ ई भी कर सकते हैं, ड्रॉ पॉइंट ई से ड्रॉ पॉइंट ई टू परपेंडिकुलर ई एफ, ड्रॉ पॉइंट ई से परपेंडिकुलर ई एफ एक लाइन ड्रॉ किए थे, ठीक है ना, ईडी लाइन। ई से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए थे ईडी, हमारा समझ डी था, है। तो ये हमारा कितना था टोटल कितना था, 130 डिग्री। अब जबकि हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं तो हमारा ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और ये पूरा हमारा 130 है, ये पूरा हमारा 130 था ना, तो हमारा ये पूरा 130 में हमारा ये 90 है हमारा। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, हमारा बचेगा कितना, 40, और ये 40 बचेगा। और ये हमारा पूरा एंगल कितना निकल चुका है, 70 डिग्री, ठीक है। और ये भी क्या होगा, क्योंकि ई एफ और सी डी पैरेलल लाइन है, तो हम लोग ई से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ई एफ और सी डी पैरेलल लाइन है। अगर ई एफ और सी डी पैरेलल है, देखो ई एफ, ये ई एफ एक लाइन हो गया और सी डी एक लाइन हो गया, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं, ये पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बोलो ना, हो जाएगा। तो देखो आप लोग पढ़े होंगे पिछला क्लास में, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है। जैसे एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो इसका एंगल, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है ना। अब देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है CED है, ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। तो देखो हमारा ये दो एंगल गिवन है, एक दो एंगल ये गिवन है, तो हम लोग को चाहिए था क्या, DCE, यही तो फाइंड करना था। अगर हमारा DCE फाइंड हो जाता तो हमारा क्या ACE निकल जाता ना, तो हम लोग DCE फाइंड कर लेंगे यहाँ से, तो हमारा ACE ऐसे ही निकल जाएगा आराम से। तो देखो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे एंगल है CED और फिर DEC, तो देखो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एंगल DEC प्लस क्या लिखेंगे, ये हमारा हो गया एंगल 40 डिग्री, जो कि हम लोग 40 डिग्री यहाँ से लिख चुके हैं। तो एंगल DE से हमारा 40 डिग्री हो चुका है, और हम लोग को फाइंड करना है क्या, एंगल DCE, और क्या लिखेंगे मैंने, ये हमारा 90 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे CDE, एंगल CDE कितना हमारा 90 डिग्री है, दैट इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। तो देखो एंगल DE से हमारा कितना है, 40 डिग्री है, तो एंगल DE से हम 40 डिग्री लिखेंगे। एंगल DCE फाइंड करना, तो एंगल DCE को इसी तरह रखेंगे, प्लस एंगल CD, एंगल CDE कितना है हमारा, CDE 90 डिग्री राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री हो गया, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये बंदा और ये बंदा एक पर जाती का है, तो ये बंदा एक पर जाती का हम लोग एक साइड कर देंगे, और ये अलग पर जाती का तो अलग साइड कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से हमारा एंगल DCE क्या फाइंड हो गया, ये बंदा इधर जाएगा, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 40, है ना। अरे होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो ना, हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल DCE इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, अरे बोल दो ना, क्या बोल सकते हैं, कितना आ गया हमारा 90 40 कितना होता है 30, तो एंगल DCE हमारा 40 क्या हो गया
50 होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं 70 माइनस एंगल DC कितना होगा 20 डिग्री। हाँ भाई, तो हमारा एंगल DC फाइंड कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पुट कर देंगे एंगल DC को। तो हम लोग सपोज दैट इक्वेशन को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, हाँ है ना, क्या मानेंगे, x मानेंगे, ठीक है, नहीं सॉरी 1 मानेंगे इक्वेशन में। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन इन 1, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल DC इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या अरेंज करना पड़ेगा, तो दोस्तों लिखते हैं द वैल्यू ऑफ एंगल DC इन इक्वेशन 1, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं एंगल DC का वैल्यू, तो हमारे यहाँ से क्या निकल जाएगा, एंगल AC, ठीक है। तो ये हमारा पहले से हम लोग पहले सॉल्व कर चुके थे, इतना नीचे हम लोग ऊपर से इतना सॉल्व किए थे, उसके बाद हम लोग यहाँ से सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पहले नोट किए होंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे नोट कीजिए, उसके बाद यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो कि एंगल AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AC इक्वल टू 70 डिग्री माइनस एंगल DC हमारा कितना आ चुका है 50 डिग्री, तो 20 माइनस 50 डिग्री, तो हमारे यहाँ से क्या हो गया, एंगल AC इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा एंगल AC का वैल्यू फाइंड करना था, जो कि हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे, हेंस एंगल ACE इज 20 डिग्री, बस थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, ठीक है। तो अच्छा समझिएगा, समझ में आ जाएगा, और एक दो बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ भाई, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके थे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.10, ये फिगर है हमारा 10.110, क्या बोल रहा है, स्टेट विच लाइन आर पैरेलल एंड वाई। अब क्या करना है, स्टेट विच लाइन आर पैरेलल एंड वाई। इस जो फिगर में ये जो फिगर ड्रॉ किया गया है, फिगर जो दिया हुआ है 10.110, इसमें बोल रहा है कि कौन कौन लाइन एक दूसरे में पैरेलल है और क्यों पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो उसका कोई रीजन होगा, तभी तो पैरेलल होगा ना, है ना। तो पैरेलल है उसके बारे में लिखना है, कौन सा लाइन पैरेलल है वो लिखना है, और उसका रीजन लिखना है कि क्यों पैरेलल है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि पैरेलल है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन क्या क्या लगाएं, जो कि हम लोग का यहाँ से पैरेलल लाइन पता चलेगा कि कौन पैरेलल है, ठीक है ना। तो देखो हम लोगों ने एक बार ध्यान आप लोगों को देखो, सबसे पहले तो देखते हैं हम लोग कि EF एक लाइन है, EF एक लाइन है, CD एक लाइन है, AB एक लाइन है, और ये हमारा AC एक लाइन है, हाँ है ना, ये तो हमारा लाइन है। अब ये जो 1 2 3 4 ये 4 लाइन है, तो कौन कौन लाइन एक दूसरे में पैरेलल है, हाँ है ना, कौन कौन लाइन एक दूसरे में पैरेलल है, यही तो देखना है। हाँ, तो कौन कौन लाइन पैरेलल है सब हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि अगर बाय द वे AB एक लाइन है और CD एक लाइन है, ठीक है ना, AB और CD एक लाइन है, तो ये समझ दैट ये ट्रांसवर्सल दोनों को इंटरसेक्ट किया है, दोनों लाइन को, मतलब ये जो AC लाइन है एक ट्रांसवर्सल है जो कि AB और CD लाइन के इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ C पॉइंट पे, समझ दैट C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। AB और CD दो लाइन है, तो हम लोग को क्या चेक करना है, यहाँ से हम लोग क्या चेक करेंगे कि AB और CD क्या पैरेलल लाइन होगा। अगर ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से हम लोग एक देख रहे हैं ना कि ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या AB और CD लाइन पैरेलल होता है। जैसे कि हम लोग दो केस पढ़े थे कि AB और CD पैरेलल नहीं, तो मतलब जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है AB और CD को, तो AB CD पैरेलल, मतलब सबसे पहले तो हम लोग पढ़े थे कि AB और CD सिर्फ दो लाइन है, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि AB और CD जब दो पैरेलल लाइन होता है तो उसका कुछ कंडीशन होता था, है ना, कंडीशन होता था, है ना, कंडीशन होता था कि नहीं होता था ना। तो क्या कंडीशन होता था, अगर AB और CD लाइन पैरेलल लाइन है, और जो ये
ट्रांसवर्सल गया है, ट्रांसवर्सल सपोज टी ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट कर रहा है ए और सी पॉइंट पे, हाँ है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है ए और सी पॉइंट पे। तो अगर ए बी और सी डी लाइन पैरेलल होता था तो क्या होता था, जो करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर होता था वो इक्वल होता था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो पेयर होता था वो एक दूसरे में इक्वल होता था, और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो पेयर होता था वो एक दूसरे में इक्वल होता था। तो हम लोग यहाँ से किसी तरह से हम लोग पता करेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इक्वल है। तो वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि ए बी और सी डी पैरेलल है अगर इक्वल होगा एंगल तो एक दूसरे में। तो देखो अगर ए बी और सी डी दो लाइन है और एक टी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है ए और सी पॉइंट पे, तो हम यहाँ से कैसे पता, हम लोग को तो दो एंगल दिया गया है, दो एंगल दिया गया है ना, हाँ है ना, यहाँ पे एक एंगल और एक यहाँ पे एंगल। तो ये 75 और यहाँ जो एंगल रहता है वो क्या रहता है एक दूसरे में, सोचो हमारा तो यही दो एंगल दिया हुआ है ना, दो एंगल तो सिर्फ यही दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर चलो सपोज दैट ये 75 डिग्री है ना, 75 डिग्री है, और ये सपोज दैट क्यों, ये तो है 75 डिग्री है, 100 डिग्री है। अब यही दोनों एंगल से हम लोग को पता करना पड़ेगा कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है कि नहीं। तो देखो ये 75 और 100 जो एंगल है एक दूसरे में क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है ना। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है तो इक्वल होना चाहिए। जब ए बी और सी डी लाइन पैरेलल होगा और 75 100 एक दूसरे में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, तो अगर ये दोनों इक्वल होता तब ए बी और सी डी एक दूसरे में पैरेलल होता है। लेकिन हम लोग यहाँ से देख रहे हैं 75 और 100 डिग्री दोनों डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट एंगल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन नहीं है। अगर पैरेलल लाइन होता तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो पेयर होता वो इक्वल होता, मतलब 75 अगर यहाँ भी होता 75 तो यहाँ भी होता 75, अगर ए बी और सी डी लाइन पैरेलल होता तब। लेकिन अभी यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि वैल्यू इक्वल नहीं है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का पेयर, तो ए बी और सी डी पैरेलल लाइन नहीं है। और हमको क्या आंसर लिखना है, स्टेट विच लाइन आर पैरेलल एंड वाई। बस जो लाइन पैरेलल है एक दूसरे में उसके बारे में लिखना है, क्यों पैरेलल है उसका रीजन दिखाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग पता चल गया कि ए बी सी डी पैरेलल लाइन नहीं है। जो ट्रांसवर्सल ट्री जो है गया ए सी ए और पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट किए हुए, तो ये जो ए बी और सी डी लाइन एक दूसरे में पैरेलल नहीं है। उसी तरफ हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, ई एफ और ए सी क्या पैरेलल लाइन है, ये हम लोग देखना चाहेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लिए ए बी और सी डी लाइन दो और ए सी एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा था ए और सी पॉइंट पे। अब उसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ई एफ और ए सी, ई एफ और ए सी सपोज दैट एक दूसरे में पैरेलल लाइन होगा। तो पैरेलल लाइन होगा तो फिर इसके लिए हम लोग को कंडीशन हम लोग को अप्लाई होगा, तो वो अप्लाई होना चाहिए यहाँ पे। और ये सी डी जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, सी डी जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है ना। तो सी डी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो मतलब ई एफ और ए सी कब पैरेलल होगा, ई एफ और ए सी कब पैरेलल होगा एक दूसरे में, जब इसमें भी कंडीशन बैठना चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए। तो देखो हम लोग को यहाँ से दिख रहा है कि ये 100 डिग्री है और ये 100 डिग्री है। तो ये जो एक कॉर्नर होता है एक और ये कॉर्नर जो होता है वो एक दूसरे में कौन सा एंगल होता है, क्यों कौन सा एंगल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, मतलब दोनों का अगर ये दोनों तो 100 डिग्री है ना, तो दोनों तो इक्वल वैल्यू है, इक्वल एंगल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू दोनों का एंगल इक्वल है, दोनों एंगल 100 डिग्री। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक दूसरे में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ई एफ और ए सी लाइन पैरेलल है। क्यों, इसका कंडीशन होता था ना, जब अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल हो या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल का पेयर हो या फिर कंसेक्यूटिव एंगल का पेयर इक्वल हो, तो उसमें कंडीशन क्या बैठता था, तो ई एफ और ए सी लाइन पैरेलल होना चाहिए तभी वो कंडीशन बैठेगा। तो हमारे यहाँ बैठ रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ई एफ और ए सी लाइन पैरेलल है, हाँ है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ई एफ और ए सी लाइन पैरेलल है। तो देखो क्वेश्चन में ये जो हम लोग एफ पॉइंट लिए ना वो हमारा डी पॉइंट है, ठीक है ना, ये डी पॉइंट है, बस ये ध्यान दीजिएगा मिस्टेक हो जरा सा। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बस हम लोग डी तो चेंज कर रहे थे, अब क्या हो गया, डी और ए सी लाइन एक दूसरे में पैरेलल हो गया, है ना, यही तो हो गया, डी और ए सी लाइन एक दूसरे में पैरेलल हो गया। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, तो देखो स्टेट लिखना था हम लोग को, तो हम क्या लिखेंगे, ए सी पैरेलल डी, यही लाइन एक पैरेलल मिला हम लोग को। तो इसका रीजन क्या है, अल्टरनेट
ये तो मिला ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यही तो हमारा रीजन मिला, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, सो ए सी पैरेलल डी, है ना। क्या लिखेंगे? ठीक है ना, तो हम यहाँ से क्या लिख दें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, सो ए सी पैरेलल डी, या फिर देयरफॉर ए सी पैरेलल डी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से ये लाइन एक स्ट्रेट लिख दिए पहला, जो कि हमारा ए सी पैरेलल डी लाइन है, ये हम लोग को मिल चुका है। अब देखेंगे नेक्स्ट और कोई लाइन है क्या जो एक दूसरे में पैरेलल हो सकता है। तो देखो ये लाइन तो हो गया जो कि एक दूसरे ट्रांस पास हो रहा था, और ये बी और सी डी लाइन, दो ही लाइन तो था हमारा, दो ही लाइन था और उसके दो ही ट्रांसवर्सल बन रहे थे। तो देखो ए बी एक लाइन था और सी डी एक लाइन था, एक दोनों एक दूसरे में पैरेलल नहीं मिला, और जो कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा था सी और ए पॉइंट पे। उसी तरह डी और ए सी एक लाइन है जो कि एक दूसरे में पैरेलल है, और इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसलिए सी डी और डी और ए सी एक दूसरे में पैरेलल है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से कोई और यहाँ से नई पैरेलल लाइन बन रहा है इसके अलावा, या फिर बन सकता है, नहीं बन सकता, मतलब यहाँ से और कोई पैरेलल लाइन नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर यही हो गया, ए सी पैरेलल डी। एक हमारा पॉइंट लिखना, स्टेट विच लाइन आर पैरेलल, कौन लाइन पैरेलल है, तो ए सी जो लाइन है वो डी लाइन के पैरेलल है, और क्यों, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है इक्वल है, इसलिए हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ए सी पैरेलल डी, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए अच्छा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ देते हैं। हाँ भाई, हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.111, एक फिगर है 10.11 है जो यहाँ पे दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है, इफ एल पैरेलल एम। अब क्या बोल रहा है, जो एल लाइन है वो एम के पैरेलल है, एल और एम मतलब एक दूसरे में पैरेलल, तो हमने यहाँ लिख लेते हैं एल पैरेलल एम, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, है। एंड और क्या है, एन पैरेलल पी, और एन कौन सा है, एन हमारा ये है, एन हमारा ये है ना, वो क्या बोल रहा है, एन पी लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एन पैरेलल पी, है ना। तो क्या बोल रहा है, एंगल 1 इक्वल टू 85 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 85 डिग्री, है ना। और फाइंड क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, एंगल 2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो अच्छे से समझो। देखो पहले तो दो पैरेलल लाइन है एल एम एन, उसके बाद सपोज दैट, और ये एन लाइन पैरेलल पी के लाइन पैरेलल है, तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं ना, अगर एल और एम लाइन पैरेलल है तो यहाँ से हम लोग सपोज दैट दो ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, ट्रांसवर्सल दो ड्रॉ कर दिए ना, एक एन नाम का ट्रांसवर्सल, एक पी नाम का ट्रांसवर्सल, है ना, ये भी तो बोल सकते हैं। और जो ये दोनों ट्रांसवर्सल है वो एक दूसरे में भी पैरेलल है ना, वो दोनों ट्रांसवर्सल जो है वो एक दूसरे में भी क्या है, पैरेलल है ना, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो ये हमारा एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये अगर 85 है तो ये भी तो 85 होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू, तो ये भी 85 होगा ना। हम लोग को फाइंड क्या करना है, एंगल 2। तो देखो ये हमारा 85 है यार, बहुत सारा मेथड है यार, बहुत सारा मेथड है, सपोज दैट मतलब बहुत सारा मेथड से यहाँ निकाल सकते हैं आंसर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज करके, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का यूज करके, करस्पॉन्डिंग एंगल का यूज करके, मतलब बहुत सारा उपयोग करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग निकालते हैं, कैसे ही निकालते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग का ये अगर एंगल 185 डिग्री है तो ये भी हमारा 85 डिग्री हो, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू 85 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं वहाँ क्या लिखेंगे, ये हम सपोज दैट ये मान लेते हैं, क्या मान लें, ए मान लेते हैं, एंगल ए मान लें, एंगल ए, है ना। तो एंगल ए, तो मीन्स क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू, गिवन दिया हुआ क्या, गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 85 डिग्री, देन क्या बोल सकते हैं, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए,
जो कि कितना है, एंगल ए ना, दैट इज इक्वल टू 85 डिग्री, है ना, किसके थ्रू, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए, इसको हम क्या माने हैं, एंगल ए माने एंगल को, ठीक है ना, एंगल ए माने हैं। अब देखो हमारा ए एंगल आ गया, हमारा ये एंगल ए का वैल्यू आ चुका है, तो क्या यहाँ से हम क्या, अगर एन पैरेलल पी है, देखो अब हम लोग इसको ऐसे देखते हैं, सपोज दैट एन और पैरेलल लाइन पी है और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल एम जो है ट्रांसवर्सल लाइन गया है, एम जो है ट्रांसवर्सल गया और एन पैरेलल पी है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं 85 डिग्री और ये एंगल 3, एंगल ए सपोज दैट जो हम माने एंगल ए और ये एंगल 3 है, एक दूसरे में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और एन पैरेलल पी है, उसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 3, है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 3। तो यहाँ से हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू क्या हमारा 85 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल 3, है ना, क्या लिख सकते हैं, एंगल 3। तो ये भी क्या हो गया हमारा 85 डिग्री, ठीक है। तो देखो किसके थ्रू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू, ठीक है। तो हमारे से एंगल 3 का भी वैल्यू आ गया, हमको पूछा क्या है, फाइंड एंगल 2 का वैल्यू फाइंड करने बोला। तो देखो अब एम और एल दो पैरेलल लाइन है, और सपोज दैट हम मान लेते हैं पी ट्रांसवर्सल जो लाइन गया है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एम और पी, एल और एम पैरेलल लाइन है, और ये 3 हमारा निकल चुका है, कितना कितना निकल चुका है 85 डिग्री, 85 डिग्री निकल चुका है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू। तब 85 और एंगल 2 एक दूसरे में कौन सा एंगल है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कब इक्वल होता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल का जो पेयर होता है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर जो होता है कब इक्वल होता है, जब लाइन जो ट्रांसवर्सल पास कर रहा था वो एम और जो लाइन है एल वो एक दूसरे में क्या है, पैरेलल होता है, जो कि यहाँ पे हमारा गिवन है एल पैरेलल एम, है ना, एल पैरेलल गिवन है। तो वहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो देखो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 85 डिग्री, है ना, किसके थ्रू, कंसेक्यूटिव, यार सिंपल है, अब हम बहुत सारा आर लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है ना, दिखाते हैं आप लोगों को आर कैसे निकलेगा। तो यहाँ से हमारा एंगल 2 का वैल्यू निकल चुका है। तो देखो और क्या कर सकते थे हम लोग, सपोज दैट ये हमारा 85 था, ये 85 तो ये हमारा क्या होता 75 होता, अरे होता कि नहीं। और देखो ये 85 हमारा निकल चुका था वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू ये हमारा निकल चुका था। जैसे कि अब देखो ये हमारा 85 है, तो ये भी हमारा 85 होता कि नहीं, अरे होता कि नहीं 85, क्यों कि ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एक थ्रू में। अगर ये दोनों एक दूसरे में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ से 85 डिग्री और एंगल 2 यहाँ से फिर क्या हो जाता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल थ्रू हो जाता है। जैसे कि हम लोग जस्ट यहाँ से अपोजिट चले, इधर से यहाँ गए और यहाँ से फिर यहाँ है और यहाँ से हैं, उसी तरह यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ आते और ये दोनों फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल थ्रू हो जाता है। तो हमारा यहाँ से एंगल 3 फाइंड नहीं होता, लेकिन अगर इधर से आते, बट इधर से आए तो हम लोग को एंगल 3 भी फाइंड हो चुका है, ठीक है ना, और सिर्फ हम लोग को फाइंड करने बोला एंगल 2। तो हम लोग इधर से भी आके फाइंड कर सकते हैं एंगल 2 का वैल्यू, और इधर से भी आके एंगल 3 फाइंड करते हुए एंगल 2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। बस सिंपल है यार, बस स्टेप बाय स्टेप जो पढ़े हैं उसको बस थ्योरी जो भी लिखवाए थे बोर्ड पे अच्छे से उसको आपको 2-4 बार पढ़ेंगे नोट्स तो आपको ध्यान रहेगा, और थ्योरी के थ्रू आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते ईजी से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए।